नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर और मनी 9 के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंपनी नामा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की तमाम बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही विवादों से जुड़ी खबरों से भी रूबरू करवाते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए। तो शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियों के साथ। पहली खबर, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का बोर्ड जल्द ही आरबीआई को यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन देने पर चर्चा करने वाला है। दरअसल आरबीआई ने बीते शुक्रवार की शाम को स्मॉल फाइनेंस बैंकों के स्वैच्छिक रूप से यूनिवर्सल बैंकों में बदलने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके मुताबिक 1000 करोड़ रुपए के नेटवर्थ और 2 वित्त वर्ष से मुनाफे वाले बैंक यूनिवर्सल बैंक में बदल सकते हैं। फिलहाल बैंक आरबीआई की शर्तों का अध्ययन कर रहा है और आवेदन के संबंध में अगली कार्रवाई के बारे में जल्द ही बोर्ड के साथ चर्चा करेगा। खबर के चलते 29 अप्रैल को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर 7.5% की तेजी के साथ 645 रुपए पर और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर 529 रुपए 80 पैसे का हाई छूने के बाद 1.5% गिरकर 500 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। दूसरी खबर, सरकारी कंपनी इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी इरडा को सरकार से नवरत्न का दर्जा मिल गया है। इरडा को नवरत्न का दर्जा मिलने के बाद अगर देश विदेश में कंपनी जॉइंट वेंचर करना चाहती है तो उसके लिए उन्हें सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी और विदेश में सब्सिडरी भी बना सकती है। खबर के चलते 29 अप्रैल को इरडा का शेयर 6.5% की मजबूती के साथ 181 रुपये 75 पैसे पर बंद हुआ। हालांकि शेयर का इंटरडे हाई 192 रुपये 20 पैसे का था। तीसरी खबर, बीते शुक्रवार यानी 26 अप्रैल को एटीसी टेलीकॉम इंफ्रा ने टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया में अपनी पूरी करीब 3.25% हिस्सेदारी ओपन मार्केट के जरिए 1840 करोड़ रुपए में बेच दी। एनएसई पर मौजूद सौदे की जानकारी के अनुसार एटीसी ने वोडाफोन आइडिया के 144 करोड़ शेयर 12 रुपये 78 पैसे के औसत भाव पर बेचे हैं, जबकि सिटी ग्रुप ग्लोबल मॉरिशस ने 48 करोड़ शेयर या करीब 1% हिस्सेदारी 12 रुपये 70 पैसे के भाव पर खरीदी है। इस खबर के चलते 29 अप्रैल को वोडाफोन आइडिया का शेयर 3.5% गिरकर 13.5 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि इंटरडे में शेयर ने 14 रुपये 30 पैसे की ऊंचाई को भी छुआ था। 3 मई को खबर थी कि कंपनी की 1.8 अरब डॉलर या करीब 15,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए बैंकों के साथ बातचीत चल रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह रकम अगले 2 सालों के दौरान जुटाई जाएगी। 3 मई को वोडाफोन आइडिया का शेयर करीब आधा फीसदी गिरकर 13 रुपये 15 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। चौथी खबर, चौथी तिमाही के नतीजों के अलावा अदानी समूह इस हफ्ते 3 खबरों के चलते फोकस में रहा। पहली ये कि अदानी एंटरप्राइजेस की यूएस और यूरोप के करीब दर्जन भर निवेशकों के साथ 1 अरब डॉलर की रकम जुटाने के लिए बातचीत चल रही है। इस रकम का इस्तेमाल समूह के एयरपोर्ट और सोलर कारोबार के विस्तार पर किया जाएगा। खबर के चलते 29 अप्रैल को अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर मामूली गिरावट के साथ 3080 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर 3051 रुपये 50 पैसे तक भी फिसल गया था। 3 मई को भी 2 खबरें थी। पहली ये कि अदानी ग्रुप की 5 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर क्षमता हासिल करने पर नजर है, जिसके लिए समूह की ओर से 3 अरब डॉलर तक का निवेश किया जाएगा। कुल 5 गीगावाट में से 2 गीगावाट की शुरुआती क्षमता FY25 यानी वित्त वर्ष 2025 तक लगाने की योजना है। दूसरी खबर यह थी कि समूह की 6 कंपनियों को मार्केट रेगुलेटर सेबी से शो कॉज यानी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। ये नोटिस रिलेटेड पार्टी सौदों के उल्लंघन, लिस्टिंग नियमों का पालन न करने और ऑडिटर सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी के चलते मिले हैं। इसमें से 2 नोटिस अदानी एंटरप्राइजेस को चौथी तिमाही में ही मिले हैं। 3 मई को अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर करीब 2.25% गिरकर 2,990 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। पांचवी खबर, देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई को सरकार से येस बैंक में हिस्सेदारी बेचने की अनुमति मिल गई है। येस बैंक को बचाने के लिए सरकार के कहने पर स्टेट बैंक ने निवेश किया था और इस साल मार्च तक स्टेट बैंक को उस निवेश में बने रहना था, लेकिन अब एसबीआई को निवेश से बाहर होने की अनुमति मिल गई है। येस बैंक में एसबीआई का 25% से ज्यादा हिस्सा है। खबर के चलते 29 अप्रैल को येस बैंक का शेयर करीब 4% चढ़कर 27 रुपये 15 पैसे पर और एसबीआई का शेयर करीब 3% चढ़कर 825 रुपये पर बंद हुआ था। 3 मई को खबर थी कि बैंक में एसबीआई की हिस्सेदारी खरीदने की दौड़ में यूएई का फर्स्ट अबू धाबी बैंक यानी एफएबी और जापान का मिज़ुहो बैंक शामिल है। साथ ही 3 मई को येस बैंक के 63.6 करोड़ शेयरों यानी करीब 2.25% हिस्से की बड़ी ब्लॉक डील भी हुई। 25 रुपये के भाव पर हुई इस ब्लॉक डील की वैल्यू 1602 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस ब्लॉक डील के जरिए कार्लाइल ग्रुप की ओर से करीब 2% हिस्सा बेचने की खबरें हैं। इस ब्लॉक डील से पहले कार्लाइल ग्रुप की बैंक में करीब 8.9% हिस्सेदारी थी। 3 मई को येस बैंक का शेयर करीब 2% गिरकर 24 रुपये 95 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि शेयर का इंट्राडे लो 24 रुपये 25 पैसे का था।
छठी खबर, प्राइवेट सेक्टर के दूसरे सबसे बड़े बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने सोमवार 29 अप्रैल को 1,163 रुपये 45 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। इस तरह बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन पहली बार 8 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। आईसीआईसीआई बैंक इस लेवल पर पहुंचने वाली 5वीं कंपनी बन गई है। अब तक रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी आरआईएल, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस और भारतीय एयरटेल ही 8 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को पार कर पाए हैं। मार्केट कैप के लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी आरआईएल 19.8 लाख करोड़ रुपए के साथ देश की सबसे बड़ी कंपनी है। वीकेंड पर जारी चौथी तिमाही के मजबूत नतीजों के दम पर 29 अप्रैल को आईसीआईसीआई बैंक का शेयर 4.5% की तेजी के साथ 1,156 रुपये 40 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। सातवीं खबर, पेटीएम पेमेंट्स बैंक यानी पीपीबीएल का अस्तित्व खतरे में पहुंच गया है। रेगुलेटरी एक्शन की वजह से उसके मोबाइल वॉलेट का बिजनेस ठप हो गया है। बीते 3 महीने में प्लेटफॉर्म पर ट्रांजैक्शंस में भारी गिरावट आई है। कस्टमर धीरे धीरे पेटीएम पेमेंट्स बैंक के वॉलेट इकोसिस्टम से बाहर निकल रहे हैं। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक मार्च में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्रीपेड पेमेंट बिजनेस में 74 लाख ट्रांजैक्शन हुए थे, जो कि दिसंबर 2023 में 2 करोड़ 7 लाख ट्रांजैक्शन की तुलना में 64% कम है। खबर के चलते 30 अप्रैल को पेटीएम का शेयर करीब 1.5% की गिरावट के साथ 372 रुपये 25 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। 3 मई को खबर थी कि पेटीएम मनी के सीईओ वरुण श्रीधर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह अब राकेश सिंह को सीईओ नियुक्त किया गया है। खबर के चलते 3 मई को पेटीएम का शेयर करीब ½ गिरकर 370 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। आठवीं खबर, मंगलवार 30 अप्रैल को एम&एम के शेयर ने 2,169 रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। दरअसल कंपनी ने करीब 7.5 लाख रुपए की शुरुआती कीमत के साथ कॉम्पैक्ट एसयूवी XUV 3XO को लॉन्च किया है। इस नई एसयूवी का मारुति की ब्रेजा, टाटा की नेक्सॉन और hyundai की वेन्यू के साथ मुकाबला होगा। कंपनी का 2 साल में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में टॉप 2 में पहुंचने का लक्ष्य है। नए लॉन्च की खबर से 30 अप्रैल को एम&एम का शेयर 0.5% की बढ़त के साथ 2,159 रुपये 90 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। नौवीं खबर, मंगलवार 30 अप्रैल को जेएनके इंडिया के आईपीओ के तहत जारी शेयरों की बाजार में लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग धमाकेदार रही। एनएसई पर जेएनके इंडिया का शेयर 621 रुपये प्रति शेयर के भाव पर खुला, यानी कि 415 रुपये के इशू प्राइस के मुकाबले करीब 50% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई। यह आईपीओ कुल 28.46 गुना सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए कंपनी ने करीब 650 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। कारोबार के अंत में जेएनके इंडिया का शेयर 692 रुपये पर बंद हुआ, जो कि 621 रुपये के ओपनिंग प्राइस से करीब 11.5% ऊपर है, लेकिन 415 रुपये के इशू प्राइस से करीब 67% के प्रीमियम पर है। 10वीं खबर, साबुन से लेकर लॉकर तक बनाने वाला गोदरेज ग्रुप बंटने जा रहा है। गोदरेज फैमिली में 127 साल पुराने ग्रुप को 2 हिस्से में बांटने पर सहमति बन गई है। इस पारिवारिक बंटवारे के तहत एक हिस्सा आदि गोदरेज और उनके भाई नादिर को मिलेगा, जबकि दूसरा चचेरे भाई जमशेद और बहन स्मिता को। आदि और नादिर के पास गोदरेज इंडस्ट्रीज रहेगी, जिसमें 5 लिस्टेड कंपनियां शामिल हैं। इनमें गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज एग्रोवेट, GCPL और एस्टेक लाइफ साइंसेज के नाम शामिल हैं। वही जमशेद और स्मिता के हिस्से में गैर लिस्टेड कंपनी गोदरेज एंड बॉयस और मुंबई में उससे जुड़ी प्रमुख संपत्ति के साथ साथ लैंड बैंक आया है। 30 अप्रैल को इस बंटवारे को लेकर ग्रुप की ओर से स्टॉक एक्सचेंजों को जानकारी दी गई है, जिसके मुताबिक गोदरेज ट्रेडमार्क का दोनों फैमिली ग्रुप्स इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी दोनों के पास इसकी ओनरशिप होगी। सेपरेशन एग्रीमेंट में 6 साल का नॉन कम्पीट क्लॉज है, यानी दोनों परिवार 6 साल के बाद ही एक अलग ब्रांड नेम के साथ दूसरे के बिजनेस एरिया में एंटर कर सकेंगे। खबर के चलते 2 मई को गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, एस्टेक लाइफ साइंसेज के शेयर करीब 3 से 7.25% गिरकर, वहीं गोदरेज एग्रोवेट और GCPL के शेयर 1.5 से 3.5% चढ़कर बंद हुए। 11वीं खबर, मारुति सुजुकी के चेयरमैन RC भार्गव ने साफ कर दिया है कि कंपनी की EVs यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इंतजार कर रहे लोगों को FY26 यानी वित्त वर्ष 26 तक रुकना होगा। उन्होंने कहा कि कंपनी फिलहाल SUVs की बिक्री में उछाल पर फोकस कर रही है और EV मार्केट में एंट्री FY25 के अंत से पहले होना मुश्किल नजर आ रहा है। इस खबर के चलते 2 मई को मारुति सुजुकी का शेयर करीब ½ गिरकर 12,771 रुपये के स्तर पर बंद हुआ और इंटरडे में शेयर 12,514 रुपये 80 पैसे तक भी फिसल गया था। 12वीं खबर, रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिटेल कारोबार से जुड़ी सब्सिडरी कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड यानी RRVL के वेयर हाउसिंग एसेट्स में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी या ADIA और KKR ने 12,864 करोड़ रुपए या करीब $1.5 अरब का निवेश किया है। ये निवेश RRVL के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी इन्विट से अलग है। पिछले साल मार्च में RRVL ने 11 से 12 मिलियन स्क्वायर फीट या करीब आधे वेयर हाउसिंग एसेट्स को दिसंबर 2022 में स्थापित रिलायंस लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग होल्डिंग्स यानी RLWH में ट्रांसफर कर दिया था। हालांकि अभी तक इस सौदे की औपचारिक घोषणा
नहीं की गई है। 3 मई को आरआईएल का शेयर 2% से ज्यादा गिरकर 2,871 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। 13वीं खबर, वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही के नतीजों के साथ मिड कैप आईटी कंपनी कोफोर्ज के बोर्ड ने सिग्निटी टेक्नोलॉजीज के 54% हिस्से के अधिग्रहण की घोषणा की है। सिग्निटी टेक की हिस्सेदारी 1415 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदी गई है, जो कि गुरुवार 2 मई के 1373 रुपए 5 पैसे के क्लोजिंग भाव से करीब 3% के प्रीमियम पर है। ये सौदा Q2 FY25 यानी मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही तक पूरा होने का अनुमान है। इस अधिग्रहण से FY27 तक कोफोर्ज $2 अरब की कंपनी बन जाएगी और इस दौरान कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन में 1.5 से 2% का सुधार हो सकता है। नतीजों के साथ अधिग्रहण को मंजूरी से 3 मई को कोफोर्ज का शेयर 10% गिरकर 4,485 रुपए 80 पैसे पर और सिग्निटी टेक का शेयर करीब 3.25% गिरकर 1,322 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा है ऑन द रडार के जरिए, और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ। सोमवार 29 अप्रैल को बीएसई का शेयर करीब 18% फिसलकर 2,612 रुपए 10 पैसे के लेवल तक पहुंच गया था। फरवरी 2017 में हुई लिस्टिंग के बाद यह शेयर में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। असल में सेबी ने बीते शुक्रवार की शाम को कम रेगुलेटरी फी भरने को लेकर बीएसई को चिट्ठी लिखी है। सेबी की ओर से ऑप्शंस पर प्रीमियम के बजाय नोशनल वैल्यू पर कैलकुलेशन के हिसाब से रेगुलेटरी फीस का भुगतान करने के लिए कहा गया है। इस हिसाब से बीएसई को 165 करोड़ रुपए की डिफरेंशियल फीस 15% ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया गया है। कारोबार के अंत में बीएसई का शेयर करीब 13.5% की गिरावट के साथ 2,783 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। मंगलवार 30 अप्रैल की शाम को बीएसई ने इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रांजैक्शन चार्ज बढ़ाने की घोषणा की। बीएसई ने सेंसेक्स और बैंकेक्स इंडेक्स से जुड़े ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े ट्रांजैक्शन चार्ज को 24% बढ़ाकर 32% कर दिया है। यह बढ़ोतरी 13 मई से लागू होगी। माना जा रहा है कि हाल में सेबी की ओर से रेगुलेटरी फीस में बदलाव किए जाने के बाद ये फैसला लिया गया है। खबर के चलते 2 मई को बीएसई का शेयर करीब 2.5% चढ़कर 2,858 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। दूसरी खबर, सोमवार 29 अप्रैल को अपोलो हॉस्पिटल का शेयर करीब 8.5% गिरकर 5,733 रुपए तक फिसल गया था। असल में कंपनी के अपोलो 24/7 वर्टिकल को मैनेज करने वाली सब्सिडरी कंपनी अपोलो हेल्थ को यानी AH हेल्थ में प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर एडवेंट इंटरनेशनल करीब 17% हिस्सा 2,475 करोड़ रुपए में खरीदेगी। ये डील 2 चरणों में पूरी होगी, जिसमें AHL की ओर से 24 से 30 महीने में होलसेल फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर काइमेड का खुद में विलय किया जाएगा। मर्जर के बाद नई कंपनी में एडवेंट का 12.1% हिस्सा होगा। इस तरह नई कंपनी की 22,481 करोड़ रुपए की एंटरप्राइज वैल्यू होगी। इसमें अपोलो 24/7 की 14,478 करोड़ रुपए और काइमेड की 8,003 करोड़ रुपए की एंटरप्राइज वैल्यू होगी, जबकि बाजार को अपोलो 24/7 के लिए करीब 17,000 करोड़ रुपए की एंटरप्राइज वैल्यू मिलने की उम्मीद थी। कम वैल्यूएशन मिलने की चिंता से 29 अप्रैल को अपोलो हॉस्पिटल का शेयर करीब 5.25% गिरकर 5,966 रुपए 90 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। तीसरी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से वाडिया समूह की दिवालिया एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट को तगड़ा झटका लगा है, जिसमें इस कंपनी के रिवाइवल की उम्मीद और कम हो गई है। दरअसल पिछले शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने एविएशन रेगुलेटर DGCA को 5 वर्किंग डे के अंदर कंपनी की ओर से लीज पर लिए गए सभी 54 विमानों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही कोर्ट ने विमानों के उड़ान भरने पर भी रोक लगा दी है। खबर के चलते 29 अप्रैल को बॉम्बे बर्मा का शेयर करीब 0.25% की बढ़त के साथ 1,580 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि इंटरडे में शेयर 1,557 रुपए 95 पैसे तक भी फिसल गया था। 2 मई को खबर थी कि एविएशन रेगुलेटर DGCA ने कंपनी के 54 विमानों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है। DGCA की ओर से ये कदम 26 अप्रैल को आए दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद लिया गया है। इस कदम से लेसेस को राहत मिलेगी और वो अपने विमान रीक्लेम कर सकेंगे। गौरतलब है कि गो फर्स्ट दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है, पर कंपनी के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी RP ने अभी तक दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं दी है। गो फर्स्ट की उड़ानें पिछले साल 3 मई से बंद है और उसके बाद से कंपनी लगातार फ्लाइट सस्पेंड करने की डेट आगे बढ़ा रही है। खबर के चलते 2 मई को गो फर्स्ट की प्रमोटर ग्रुप कंपनियों में से एक बॉम्बे बर्मा का शेयर मामूली बढ़त के साथ 1,560 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। चौथी खबर, इस्तीफे के ऐलान के कुछ दिनों बाद अब बंधन बैंक के MD और CEO चंद्रशेखर घोष बैंक की होल्डिंग कंपनी बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज में अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। घोष अपनी हिस्सेदारी बेचने को लेकर संभावनाएं तलाश रहे हैं, जिसमें प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेचना भी शामिल है। बंधन एम्प्लॉयज वेलफेयर ट्रस्ट समेत प्रमोटर एंटिटीज की होल्डिंग कंपनी में 55% से ज्यादा हिस्सेदारी है। 9 जुलाई 2024 को चंद्रशेखर घोष बंधन बैंक के MD और CEO का पद छोड़ देंगे। खबर के चलते 29 अप्रैल को बंधन बैंक का शेयर हल्की गिरावट के साथ
₹84 के स्तर पर बंद हुआ। पांचवी खबर, पतंजलि फूड्स अपनी पेरेंट कंपनी पतंजलि आयुर्वेद का नॉन फूड कारोबार खरीदने की तैयारी कर रही है। दरअसल पतंजलि फूड्स को अपनी पेरेंट कंपनी से नॉन फूड कारोबार के अधिग्रहण का प्रस्ताव मिला है। इस प्रस्ताव के आंकलन के लिए कंपनी वैल्यूअर्स को नियुक्त करेगी। खबर के चलते 29 अप्रैल को पतंजलि फूड्स का शेयर करीब 1.5% गिरकर ₹1560.95 पर बंद हुआ। 30 अप्रैल को खबर थी कि योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के 14 उत्पादों पर उत्तराखंड सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। दिव्य फार्मेसी नाम की इस कंपनी के इन उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड औषधि विभाग ने उत्पादों के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। खबर के चलते 30 अप्रैल को पतंजलि समूह की एकमात्र लिस्टेड कंपनी पतंजलि फूड्स के शेयर में 4% से ज्यादा की कमजोरी के साथ ₹1499 के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। छठी खबर, कोरोना महामारी से बचाने वाली कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने यह माना है कि उसकी कोविड वैक्सीन से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के कारण शरीर में खून के थक्के जम सकते हैं, जिससे आगे चलकर स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट तक हो सकता है। एस्ट्राजेनेका ने यह बात 4 साल में पहली बार ब्रिटेन की एक अदालत में स्वीकार की है। खबर के चलते 30 अप्रैल को कंपनी की भारतीय इकाई एस्ट्राजेनेका फार्मा का शेयर 4% से ज्यादा गिरकर ₹5325 के स्तर पर बंद हुआ। सातवीं खबर, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने लिंडे इंडिया के खिलाफ अंतरिम ऑर्डर पारित किया है। यह मामला बिना मंजूरी के रिलेटेड पार्टी सौदे से जुड़ा है, जिसे लेकर सेबी की जांच जारी है और इस संदर्भ में कंपनी के बड़े अधिकारियों और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को समन किया गया है। दरअसल कंपनी के शेयरधारकों ने शिकायत की थी कि बड़े रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस यानी आरपीटीज करने से पहले उनसे मंजूरी नहीं मांगी गई है, जिसे लेकर अब सेबी जांच कर रहा है। सेबी के मुताबिक रिलेटेड पार्टी को आगे के ऑर्डर देने से जुड़ा फैसला लेने के समय कंपनी ने बोर्ड को वैल्यूएशन को लेकर जानकारी नहीं दी थी। खबर के चलते 30 अप्रैल को लिंडे इंडिया का शेयर करीब ½ गिरकर ₹8,240.35 के स्तर पर बंद हुआ था। आठवीं खबर, गुरुवार 2 मई को कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर ने ₹1,552.40 का 52 हफ्ते का नया निचला स्तर छुआ। दरअसल बैंक के ज्वाइंट एमडी केवीएस मनियन ने अपने पद से तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। गौरतलब है कि मनियन पिछले 29 साल से बैंक के होल टाइम डायरेक्टर थे और 1 मार्च 2024 से ही उनका पदभार बढ़ाया भी गया था, जिससे उनकी ओर से बैंक को छोड़कर जाने का संभावित जोखिम खत्म हो गया था। माना जा रहा है कि केवीएस मनियन सितंबर में खाली हो रही फेडरल बैंक की एमडी की पोस्ट पर ज्वाइन कर सकते हैं। कारोबार के अंत में कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर करीब 3% गिरकर ₹1,578 पर और फेडरल बैंक का शेयर करीब 3.25% की बढ़त के साथ बंद हुआ था। नौवीं खबर, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने मनपसंद बेवरेजेस और उसके 3 टॉप अधिकारियों के शेयर बाजार में कामकाज करने पर 3 साल के लिए बैन लगा दिया है। इन चारों एंटिटीज पर 17 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे अगले 45 दिन में जमा करना होगा। सेबी के ऑर्डर के मुताबिक कंपनी की ओर से अपने वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के नतीजों में हेराफेरी की गई और गलत जानकारी भी दी गई है। 10वीं खबर, दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पाइसजेट को अपने 2 लेसर्स टीम फ्रांस और सनबर्ड फ्रांस को 50 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए आखिरी मौका दिया है। भुगतान ना होने पर कोर्ट ने कहा है कि कंपनी को विमानों की ग्राउंडिंग का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही कंपनी को यह निर्धारित करने के लिए भी कहा गया है कि जो इंजन पहले से ही काम नहीं कर रहा है उसे लेसर्स को वापस किया जा सकता है। खबर के चलते 2 मई को स्पाइसजेट का शेयर करीब 3.5% के उछाल के साथ ₹62.70 के स्तर पर बंद हुआ था। 11वीं खबर, एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों ने आरबीआई से जेपी एसोसिएट्स के 18,000 करोड़ रुपए के कर्ज को एनएआरसीएल यानी बैड बैंक को ट्रांसफर करने की मंजूरी की मांग की है। एनएआरसीएल ने कंपनी के कर्ज के अधिग्रहण के लिए 10,000 करोड़ रुपए के भुगतान की पेशकश की है, पर इस सौदे के लिए आरबीआई की मंजूरी की शर्त भी रखती है। दरअसल 2017 में बैंकों ने आरबीआई के निर्देश अनुसार इस कंपनी को दिवालिया प्रक्रिया के लिए रेफर किया था। दिसंबर 2022 में दालमिया सीमेंट ने कंपनी की इकाइयों के लिए 5,666 करोड़ रुपए की बोली जमा की थी। खबर के चलते 2 मई को जेपी एसोसिएट्स का शेयर 2.25% की मजबूती के साथ ₹20.40 के स्तर पर बंद हुआ था। 12वीं खबर, देश की दिग्गज एनबीएफसी कंपनियों में से एक बजाज फाइनेंस को बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई से बड़ी राहत मिली है। आरबीआई ने बजाज फाइनेंस पर लगाई पाबंदियों को हटा दिया है। आरबीआई ने कंपनी पर ई-कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड के माध्यम से कर्ज की मंजूरी और वितरण पर लगी पाबंदी को हटा दिया है। रिजर्व बैंक ने नवंबर 2023 में बजाज फाइनेंस को अपने 2 लोन प्रोडक्ट ई-कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड के तहत कर्ज की मंजूरी और वितरण को रोकने का निर्देश दिया था। डिजिटल लैंडिंग के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के चलते आरबीआई ने बजाज फाइनेंस पर यह रोक लगाई थी, जिसको लेकर कंपनी नामा के 100वें एपिसोड में हमने आपको जानकारी दी भी थी। पाबंदियां हटने की खबर से 3 मई को बजाज फाइनेंस का शेयर करीब 0.25% की बढ़त के साथ
₹927 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि इंटरडे में शेयर 7,400 रुपये के स्तर तक भी उछल गया था। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की, स्टार्टअप अपडेट में, और चलते हैं पहली खबर की तरफ। ऑनलाइन कैब बुकिंग कंपनी ओला के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। ओला कैब्स की पेरेंट कंपनी ANI टेक्नोलॉजीज के CEO हेमंत बख्शी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गौरतलब है कि उन्होंने 4 महीने पहले ही कार्यभार संभाला था और उनका इस्तीफा तब आया है जब कंपनी में रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है, जिसका असर कंपनी के 90 से 140 कर्मचारियों पर हो सकता है। ओला कैब्स डिवीजन में जनवरी में करीब 900 कर्मचारी थे, जिसका मतलब यह हुआ कि कंपनी के 10 से 15% स्टाफ की छटनी हो सकती है। दूसरी खबर, ऑनलाइन फार्मेसी स्टार्टअप फार्मेजी ने राइट्स इशू के जरिए $21.6 करोड़ यानी 1,804 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। हालांकि इंट्रैकर की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये रकम $71 करोड़ के वैल्यूएशन पर जुटाई गई है, जो कि 2021 के $5.6 अरब की तुलना में 90% डिस्काउंट पर है। ये कंपनी गोल्डमैन सैक्स से लिए कर्ज के भुगतान के लिए अगस्त 2023 से 3,500 करोड़ रुपए की रकम जुटाने की कोशिश कर रही थी। असल में जून 2023 में कंपनी ने लोन भुगतान की शर्तों पर डिफॉल्ट कर दिया था। उसी समय कंपनी के एक निवेशक जेनस हेंडरसन ने कंपनी का वैल्यूएशन करीब 50% घटा दिया था। इससे पहले फरवरी 2023 में न्यूबर्गर बर्मन ने भी कंपनी का वैल्यूएशन $5.6 अरब से 21.4% घटाकर $4.4 अरब कर दिया था। तीसरी खबर, बेबी और मदर केयर प्रोडक्ट्स बेचने वाली रिटेल कंपनी फर्स्ट क्राई ने IPO के जरिए रकम जुटाने के लिए सेबी के पास दोबारा अर्जी दाखिल कर दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने IPO के साइज में कोई बदलाव नहीं किया है। फर्स्ट क्राई की पेरेंट कंपनी ब्रेनबीस ने दिसंबर 2023 में $51.8 करोड़ के IPO के लिए सेबी के पास अर्जी दाखिल की थी, जिसके मुताबिक फ्रेश इशू के जरिए कंपनी की $21.8 करोड़ जुटाने की योजना है और OFS के जरिए यह कंपनी 5.4 करोड़ शेयर बेचने की योजना बना रही है। चौथी खबर, एडटेक कंपनी बायजूस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बुधवार 1 मई को ओप्पो मोबाइल्स ने NCLT की बेंगलुरु बेंच के पास कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की अर्जी दाखिल की है, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया है। इस अर्जी पर मई के आखिरी हफ्ते में सुनवाई हो सकती है। इससे पहले BCCI, विदेशी टर्म लोन B के लेंडर्स, फ्रांस के वेंडर टेली परफॉर्मेंस बिजनेस सर्विसेज और IT सेवाएं देने वाली कंपनी सर्फर टेक्नोलॉजीज की ओर से भी कंपनी के खिलाफ इसी तरह की अर्जी दाखिल की जा चुकी है। पांचवी खबर, साल 2024 के पहले 4 महीनों में बैंकिंग रेगुलेटर RBI की ओर से 20 फर्म्स को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर कामकाज करने की मंजूरी दी गई है। इस कड़ी में फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म ग्रो और डिजिटल पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी वर्ल्डलाइन ई-पेमेंट्स शामिल होने वाली 2 ताज़ा कंपनियां हैं। इससे पहले अमेजॉन पे, DigiO, CC एवेन्यू, टाटा पे, जोहो, जोमैटो जैसी कंपनियों को RBI से अंतिम मंजूरी मिली थी। तो इसी के साथ कंपनीनामा के आज के एपिसोड में बस इतना ही। इस हफ्ते का शो आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो अगले शनिवार की शाम को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी9। लेकिन चलते चलते एक ज़रूरी बात, अब आप मनी9 की ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या टैक्स से रिलेटेड कुछ जानना है तो आप सीधे अपने पसंदीदा एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। आप इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती और बांग्ला में से किसी भी भाषा में अपना सवाल पूछ सकते हैं, सिर्फ मनी9 के सुपर ऐप पर। और अगर आपने अभी तक मनी9 के सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। समय हो गया आपसे विदा लेने का। नमस्कार, शुभ रात्रि।